नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने फिर से बहुत सारे कंपनीज़ के रैंडम न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस रैंडम न्यूज़ की जो चर्चा है, बहुत सारे दोस्त ने इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा उसको एक कमेंट करके बताया है। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, तभी मैं इस तरीके से एक डिटेल्स वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा। क्योंकि देखिए सिर्फ स्टॉक के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा, ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है और इंडिया में कौन सा कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है और कौन सा कंपनी के ऊपर भारी भरकम एक प्रेशराइज देखने को मिला है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करता हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसराइल और हमास के बाद, मतलब हमास के ऊपर जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट आ रहा है कि आप देख सकते हैं ये इजराइल गाजा वायर अपडेट हमास, आप देख सकते हैं ऑफर्ड टू फ्री टू होस्टेज, इजराइल रिफ्यूज्ड। मतलब युद्ध थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और अभी सिर्फ इजराइल और गाजा नहीं, बाकी जो कंट्रीज है वो भी, अरबिक जो कंट्रीज है वो भी इस युद्ध के लिए शायद तैयार हो रहा है। जिस तरीके से सिचुएशन, जिस तरीके से न्यूज देखने को मिला है, तो मुझे लगता है सिचुएशन और भी मतलब बिगड़ सकते हैं। तो इस सारे सिचुएशन के ऊपर देखा जाए तो घाटा हर कई कंट्रीज के होते हैं हमेशा। जो युद्ध होता है इसमें ये नहीं कि इसराइल में युद्ध हो रहा है तो इंडिया में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में फर्क पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इसराइल में। क्योंकि इसराइल में मान के चलिए अगर 10% इसराइल से इम्पोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है और इम्पोर्ट अगर 10% इंडिया में हो रहा है, तो सोचिएगा 13 से 14% एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाएगा तो एक ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक बातचीत यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उससे पहले, बातचीत को बताने से पहले मैं एक बार डाउजेंस फ्यूचर के बारे में बात करूं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, चाहे वो हॉलीडेज हॉलीडेज हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि डाउजेंस जो फ्यूचर है वो यूएस मार्केट के बेसिस में है। तो उसका जो सीनरी अभी देखने को मिला, देखिए कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला है, मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। इसका मतलब एक भारी भरकम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और भी आने वाला है इस सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला है। जिस तरीके से इंडियन मार्केट भी गिर रहा है तो उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। रसिया रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध होने के बाद अभी इसराइल के जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है इंडियन मार्केट के ऊपर भी भारी भरकम प्रेशर आएगा। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में एक चीज मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे तो निफ्टी बीएससी सेंसेक्स सब कुछ तो नेक्स्ट डे में क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ। और बाकी जो ऑल ओवर कंट्रीज के जो मार्केट है, जैसे देखिए नेस्टेक नेस्टेक कितना 1.53% का गिर चुके थे। एस एन पी 500 देखिए कितना, और डाउ जोन्स कितना अच्छा खासा 1% के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। सिर्फ यूएस मार्केट नहीं, बाकी देखिए डेक्स जो जर्मन की इंडेक्स है, तो वो भी देखिए 1.64% के आसपास गिर चुके हैं। तो साथ ही साथ आप और भी देखिए बड़े से बड़े रसिया के भी जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। बाकी जो इंडेक्स है आपको अलग लेवल का देखने को मिलेगा। और जो इसराइल का जो इंडेक्स है, मतलब इंडिया इसराइल के जो इंडेक्सेस है, उसमें तो कंटिन्यूसली प्रेशराइज देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि चाइना मार्केट में भी प्रेशर है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं तो यूरोप कंट्रीज में। तो यूरोप कंट्रीज में अभी ट्रेड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो सुएज खाल है उसके ऊपर से ही सारे ट्रेड किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत और इशू आ सकते हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और भी सिचुएशन दिखेगा, जिसके लिए मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो कुछ कंपनीज का अपडेट मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। उससे पहले इंडिया में क्या हालत है वो देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्चून इंडिया के इस वेबसाइट के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमी ब्रिंग द, आप देख सकते हैं ब्रांड ऑफ वायर, मतलब जल रहा है, वार के कारण जल रहा है। देखिए वॉर एक कंट्रीज के अंदर, एक दो कंट्रीज के अंदर शुरू होता है और बाकी जो कंट्रीज है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर ग्लोबली में सारे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। मैं पहले बोल चुका हूँ इंडिया कितने ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इसराइल में, तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो खतरा तो बनेगा। मतलब एक इकोनॉमिकली तो क्राइसिस होगा कि प्रोडक्ट का कीमत का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है। तो सप्लाई चेन इफेक्टेड, देखिए सप्लाई चेन, ऑब्वियसली सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। देखिए ट्रेड नहीं होगा, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उसका ट्रेड बंद हो जाएगा। ट्रेड बंद होगा तो
एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने खुद एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगे मार्केट के ऊपर। तो मैं इसीलिए बार बार बोलूंगा कि आप मार्केट में अभी कोई भी नया स्टॉक के ऊपर एंट्री लेने चाहते हैं तो थोड़ा सा सोचकर समझकर संभल कर काम करिएगा, क्योंकि भारी भरकम एक प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। अभी कुछ स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले चर्चा करूंगा पेटीएम के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कि पेटीएम का जो लॉसेस है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आ चुके हैं, लॉस नैरो मतलब लॉस को थोड़ा कम कर चुके हैं 290 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यूज का ग्रोथ है 32%। उसका मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं आया। अभी तक 290 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉसेस देखने को मिला है। तो जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे, सर पेटीएम के ऊपर अभी क्या किया जाए। देखिए, पेटीएम के ऊपर मेरे हिसाब से आपको सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो इस कंपनी के ऊपर अभी तक कोई भरोसा नहीं जताया हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं आते हैं जब तक वो प्रॉफिटेबिलिटी ना हो जाए। तो आपका इसके ऊपर डिसीजन थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, क्योंकि पेटीएम जिस बिजनेस के ऊपर है, जिस तरीके से बिजनेस कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस ले आने के लिए। तो फिर भी आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो आप कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर पिछले दिनों में रिजल्ट भी आया था, शानदार रिजल्ट हुआ था। और इसके उस रिजल्ट के बारे में इन डिटेल्स में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का वीडियोस। तो आरबीआई के ऊपर भी एक अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है। इसका मतलब एक नहीं, दो तो गुड न्यूज कंपनी के ऊपर बन चुका है। एक तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, दूसरा आरबीआई के ऊपर अप्रूवल। कौन सा अप्रूवल? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक एक्विजिशन ऑफ सोनाटा फाइनेंस, तो सोनाटा फाइनेंस को एक्विजिशन करने वाले थे, और वो भी कितने 6.12% स्टेक। तो 6.12% का स्टेक एक्विजिशन करने वाले थे। इसके लिए आरबीआई के अप्रूवल लेना बहुत जरूरी था। आरबीआई मतलब आरबीआई जब तक अप्रूवल ना दे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अप्रूवल मिल चुके हैं। अभी मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा खासा बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सोनाटा फाइनेंस जो कंपनी है, इस कंपनी को उन्होंने क्या किया, एक्वायर किया, और वो भी कितना 6.12% के आसपास। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। और एक्चुअली आप देखेंगे तो प्राइवेट लीडर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू शेयर परचेज agreement with the shareholder of Sonata Finance Private Limited, non-banking finance company, to acquisition 100% stake 535। इसका मतलब 100% स्टेक वो खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि एक्वायर 6.12 स्टेक नोवेल। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली कंपनी दूसरे कंपनी को भी एक्विजिशन करने वाला है, जिसका नाम है नोवेल थियोरी किट्स। तो एक्चुअली कंपनी का जो अप्रूवल मिला है आरबीआई से, वो है सोनाटा जो कंपनी सोनाटा फाइनेंस, उसके ऊपर 100% स्टेक खरीदारी करेंगे 537 करोड़ के आसपास पैसा देकर। तो सोनाटा के ऊपर, सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है यस बैंक। देखिए, बीक्यू वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ इस न्यूज को कि यस बैंक का जो रिजल्ट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग हो चुके हैं। थोड़ा सा क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट यहाँ पे मिस हो चुके हैं। और कंपनी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट को ग्रोथ किया है करीबन 48%। फिर भी क्वार्टर क्वार्टर में कंपनी बीट नहीं कर पाए। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आया, और इसलिए कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज शायद कंपनी को नेक्स्ट डे में देखने को मिल सकता है। तो आप येस बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा, और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए, नेस्ले इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पेनल्टी लगने वाला है, और वो भी कोर्ट केस के बाद, क्योंकि इसके ऊपर एक आरोप लगाया था। मैं चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, आप देखेंगे नेस्ले अमोंग फार्म्स फेसिंग हायर टैक्स इन इंडिया आफ्टर कोर्ट लॉस, मतलब कोर्ट लॉज। तो मतलब कोर्ट के ऊपर जो इसका आरोप था, वो आरोप अगर मतलब सही सही निकला तो कंपनी को एक अच्छा खासा टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो फिर भी इस टैक्सेशन देने के बाद क्या कंपनी बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी तो कंटिन्यू अपचारनी है, और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 850% के आसपास रिटर्न दिया। तो नेस्ले इंडिया के ऊपर फोकस रखिएगा। सबसे ज्यादा बेबी फूड्स इसी कंपनी बेचते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, कोई भी स्टील कंपनी हो, हर स्टील कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा। जब इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिलता है, इकोनॉमिकली जो कुछ इकोनॉमिकली ट्रेड जो
इधर उधर हो जाता है, मतलब चिंता में पड़ जाते हैं, ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर भी जीएसडब्ल्यू स्टील ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट क्या आप देख सकते हैं। जीएसडब्ल्यू स्टील क्वार्टर 2 जो मतलब रिजल्ट है वो अच्छा खासा हुआ है, उसके साथ साथ जो एस्टिमेट था उसको भी बीट किया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्राइवन बाई लो कुकिंग कोल कॉस्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रक मोतीलाल ओसवाल, मतलब मोतीलाल ओसवाल जो बड़े एक दिग्गज सिक्योरिटी कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने कहा है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा हुआ और कंपनी का लो कॉस्ट में कोल कोल भी देख मतलब खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसके चलते जेएसडब्ल्यू स्टील का एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर स्टील फैक्ट्रीज में काम करना, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्टील को प्रोडक्शन करना है, स्टील को मतलब बनाना है, तो उसके लिए कोल का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। कोल का जब प्राइस अगर बढ़ेगा तो बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं स्टील मेकिंग कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। देखिए हिंदुस्तान जिंक पिछले दिनों में शानदार एक फ्लैट मूवमेंट में था, अचानक यहाँ पे क्रैश हो चुके थे और उसके बाद रिकवरी भी की। अब इस तरीके से सिनेरियो के पीछे कारण कौन सा है? इस तरीके से सिनेरियो के पीछे कारण एक ही है, कंपनी के ऊपर पिछले दिन में क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट आने वाला था। तो रिजल्ट फाइनली देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से वॉर चल रहा है उस तरीके से कमोडिटी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो थोड़ा सा चेंजिंग होता रहता है और प्राइस हाइक भी होता रहता है। गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएंगे, सिल्वर का प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जिसके चलते है जिंक, क्रूड ऑयल, इस सारी चीजों का प्राइस भी बढ़ेंगे, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो इस जिंक हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी फोकस रखिए, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको धमाका सिर्फ डिविडेंड ही मिलता है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एपोलो टायर्स। देखिए एपोलो टायर्स की चर्चा करूं तो कंटिन्यूसली इस कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, 5700% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया कि कंपनी, आप देख सकते हैं अपोलो टायर ऑन ट्रैक ऑन अचीव विजन 2026। तो 2026 में कंपनी जो अलग लेवल का जो विजन था वो विजन कंप्लीट करने वाला है। और ये बात मैंने नहीं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा, इसका मतलब अपोलो टायर का जो मतलब टारगेट है उस टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो एप्पल टायर के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर टायर मेकिंग कंपनी है और एप्पल टायर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टायर मेकिंग कंपनी है, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट टायर मेकिंग कंपनी है। तो इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर 1 है, उसके बाद है एमआरएफ, उसके बाद है एप्पल टायर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मैकडोनल्ड। आप सभी जानते हैं मैकडोनल्ड जो है वो यूनाइटेड जो स्पिरिट है, इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा और कंपनी 15,700% के आसपास रिटर्न दिया। तो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है, तो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी के हमेशा घाटा नहीं होता, और जब फेस्टिवल का माहौल चलता है तब अल्कोहल का डिमांड और भी बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे तो यूनाइटेड जो वॉरियर्स है, मतलब जो मैकडोनल्ड इस कंपनी का नाम है, क्वार्टर 2 का जो स्ट्रांगली रिजल्ट यहाँ पे रिव्यू देखने को मिला है और कंपनी अच्छा खासा एक रिजल्ट ले आएंगे, और जो वोलेटिलिटी है अभी कंट्रीज में उसको रिकवरी जरूर इस कंपनी कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा रहता है। ऐसे ही कुछ भी हो, लोग मतलब दारू पीना नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से अल्कोहल पीना नहीं छोड़ेंगे, तो उसके बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगा दे फिर भी इस कंपनी का डिमांड हमेशा रहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती डक्स। देखिए इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, सर आरती डक्स के ऊपर क्या करूँ। देखिए आरती डक्स के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज यहाँ पे देखने को मिले, नेगेटिव नहीं मतलब कंपनी की कुछ वीकनेस न्यूज यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते शेयर में पिछले दिनों में करीबन 5% के आसपास गिरावट देखने को मिला। अभी इस तरीके से सिचुएशन क्या है, आप देखेंगे आरती डक्स क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट का डिमांड था वो फिर से इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो भी किसके ऊपर, एपीआई सेल्स के ऊपर। तो एपीआई सेल्स का मतलब क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो इसका मेन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी बेचते हैं, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ होता है। तो उसमें थोड़ा सा सेल्स का जो इम्पैक्ट है अभी भी नेगेटिव में जा सकते हैं, मतलब डाउन साइड में जा सकते हैं। जो डिमांड है, एक्सपोर्ट का जो डिमांड है, अभी तक डिमांड बढ़ा नहीं, उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो मुझे लगता है आरजे डक्स के ऊपर क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा
प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। तो फिर भी आरती डक्स के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका जरूर कर सकते हैं। कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है, फिर भी कंपनी में जब जब तेजी दिखा है वो अलग लेवल का है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिसको आईजीएल नाम से जाना जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में करीबन 12% के आसपास क्रैश देखने को मिला। अगर मैं 5 दिनों के चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो करीबन 14% 15% के आसपास क्रैश देखने को मिला। मार्केट तो फ्लैट था, उसके बाद 19 तारीख से अच्छा खासा एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ गैस न्यू ईवी पॉलिसीज ओवर, यहाँ पे देखिए हाई, मतलब हाई पेज। तो इसका मतलब क्या है आपको मैं बता दूं, जो न्यू ईवी जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज ने कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट लेकर आएंगे। तो इसीलिए बिग क्रैश एक देखने को मिला है इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, तो कंपनी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकुल अग्रवाल जी, आप सभी जानते हैं, एक बड़े इन्वेस्टर है। उन्होंने एक पेनी स्टॉक को बाय किया, और पेनी स्टॉक मतलब कितने प्राइस का, 50 रुपीज से नीचे चलने वाला पेनी स्टॉक के ऊपर बाय किया है। तो उन्होंने किस कंपनी के ऊपर बाय किया उसके बारे में चर्चा करूंगा, और उन्होंने क्यों बाय किया सबसे पहले बता दूं। उनका कहना है, जब ग्लोबली मार्केट में क्राइसिस देखने को मिलता है, तब एक हर कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट का डिमांड तब बढ़ेगा जब ग्लोबली मार्केट में सब कुछ सिचुएशन ठीक हो जाए। तो उसी कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया जिस कंपनी का डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा। क्योंकि देखिए, जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए कंटेनर का जरूरत होता है। तो कंटेनर कंपनी का सबसे ज्यादा प्रेशर इसीलिए बनेगा क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिमांड कमेगा। तो उसके हिसाब से कनकोर का भी, सॉरी, मतलब कंटेनर कंपनी का भी डिमांड कम हो जाएगा। तो जिसके चलते है उन्होंने एक छोटा सा कंपनी जिसका नाम है ऑल कार्गो, आप देख सकते हैं टर्मिनल्स, ये भी एक कंटेनर कंपनी है, कंटेनर सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर उन्होंने खरीदारी की है जिसका प्राइस अभी 44 रुपीज है। तो ये तो था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस तरीके से रैंडम वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा आप किस तरीके से रैंडम वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा स्टॉक के ऊपर रैंडम वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।